दोस्तों, जय श्री राम। आशा है आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां इंसानी दिमाग ने स्टार्स और प्लैनेट्स को मेजर करने का तरीका निकाला था, और वो भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। वेलकम टू जंतर मंतर, या सही कहें यंत्र मंत्र, जिसका लिटरल मतलब है इंस्ट्रूमेंट एंड फॉर्मूला। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी जगह जो न सिर्फ एस्ट्रोनॉमी और साइंस का अद्भुत नमूना है, बल्कि इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप की ब्रिलियंस को भी दर्शाती है। जंतर मंतर। क्या आपने कभी सोचा है कि इसे जंतर मंतर क्यों कहते हैं, और ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स असल में क्या करते हैं? आज हम इन सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। जंतर मंतर असल में दो शब्दों का मेल है, यंत्र और मंत्र। यंत्र, जिसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी या टूल, और मंत्र यहां संस्कृत के शब्द मंत्रणा से आया है, जिसका मतलब है कैलकुलेशन। यानी ये यंत्र और मंत्रणा का मिलाजुला रूप है, जिसका अर्थ है इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए कैलकुलेशन करना। अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। साल 1724 से 1730 के बीच महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, जो जयपुर के राजा थे, ने उत्तर भारत में 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई। इन ऑब्जर्वेटरीज को आम तौर पर जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। ये ऑब्जर्वेटरीज अलग अलग यूनिक बिल्डिंग्स से भरी हैं। हर एक का अपना खास काम है एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट के लिए। इन स्ट्रक्चर्स का ज्योमेट्रिक फॉर्म्स का जबरदस्त कॉम्बिनेशन इतना इंप्रेसिव है कि ये दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट्स और आर्ट हिस्टोरियंस का ध्यान खींचती हैं। लेकिन ये अभी भी आम जनता के लिए काफी अननोन है। सरप्राइजिंग बट ट्रू। सबसे पहले बात करते हैं इनकी लोकेशन और टाइमलाइन की। भारत में 5 जंतर मंतर हैं जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में बनाए गए। दिल्ली का जंतर मंतर 1724 में यानी 1724 में बनाया गया था। जयपुर का जंतर मंतर 1734 में यानी 1734 में कंप्लीट हुआ। उज्जैन का जंतर मंतर 1730 यानी 1730 के अराउंड बनाया गया था। मथुरा का जंतर मंतर आज ये एग्जिस्ट नहीं करता, पर 1730 के दशक में बनाया गया था। और वाराणसी का जंतर मंतर भी लगभग 1724 और 1735 के बीच में यानी 1724 और 1734 के बीच में खड़ा किया गया था। अब बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स बनाए क्यों गए थे। सबको बिल्ड करने का एक ही मोटिव था, एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स और सेलेस्टियल इवेंट्स को समझना। ये स्ट्रक्चर्स एक खास वजह से बनाए गए थे, सन, मून और प्लैनेट्स की गति या मूवमेंट्स को ऑब्जर्व और प्रिडिक्ट करने के लिए। उस समय भारत के एस्ट्रोनॉमर्स को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स और सन की स्थिति को एक्यूरेटली ट्रैक करना होता था। ये मेजरमेंट्स सिर्फ रिलीजियस रीजंस के लिए नहीं, बल्कि एग्जैक्ट कैलेंडर्स, इक्लिप्सेस और अन्य एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को जानने के लिए जरूरी थे। जरा सोचिए, पुराने जमाने में जब आज के जैसे टेलीस्कोप्स या सैटेलाइट्स नहीं थे, तो लोग कैसे जानते थे कि सूरज, चांद और प्लैनेट्स का मूवमेंट कैसे होगा? यही मैजिक करता था जंतर मंतर। जंतर मंतर का सबसे बड़ा काम था सूरज, चांद और प्लैनेट्स की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना। यहाँ के यंत्र इतने एक्यूरेट थे कि इनसे आसानी से यह पता लगाया जा सकता था कि कौन सा प्लैनेट कब किस डायरेक्शन में मूव होगा। यहाँ के यंत्रों से एक्सपर्ट्स एकदम प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स बनाते थे। मतलब हर प्लैनेट और स्टार की पोजीशन को रिकॉर्ड करके एक किताब जैसी टेबल बनाई जाती थी, जो फ्यूचर प्रिडिक्शंस के लिए यूज होती थी। और आपको पता है, जंतर मंतर के यंत्रों का एक और कमाल था, ये लोकल टाइम और एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई को मेजर करने में भी एक्सपर्ट था। जंतर मंतर के हर स्ट्रक्चर को स्पेसिफिक एंगल्स और इंक्लिनेशंस के साथ केयरफुली बनाया गया है, ताकि हम सूरज, चांद और तारों की पोजीशन को बेहद एक्यूरेट तरीके से मेजर कर सकें। ये सिर्फ स्कल्पचर्स नहीं, बल्कि जायंट फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इमेजिन द डेडिकेशन एंड पैशन ऑफ महाराजा जय सिंह जी। वो लगातार ऐसे उपकरणों की तलाश में थे जो मजबूत और स्टेबल हों,
क्योंकि वो जानते थे कि मेटालिक टूल्स समय के साथ टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशंस और वेयर एंड टेयर के कारण अपनी एक्यूरेसी खो देते हैं। चाहे कितना भी हाई क्वालिटी मेटल हो, इवेंचुअली वो डिटीरियोरेट हो ही जाता है। लेकिन एक्यूरेसी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती थी, राइट? अब सोचो उन्होंने कितनी रिसर्च की होगी। आखिरकार महाराजा जयसिंह जी ने स्टोन और मेसनरी मटेरियल्स को चुना। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल्स ना तो टेम्परेचर से प्रभावित होते हैं, ना ही क्लाइमेटिक चेंजेस और टाइम पैसेज से। इमेजिन कीजिए कितना चैलेंजिंग रहा होगा एक ऐसा मटेरियल ढूंढना जो वेदर प्रूफ भी हो और लॉन्ग लास्टिंग भी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उनके लिए स्ट्रक्चर्स का साइज भी क्रिटिकल था। व्हाई? क्योंकि उन्होंने समझा था कि बिगर द स्ट्रक्चर मोर एक्यूरेट द रीडिंग्स। एक्यूरेसी उनके लिए प्राइम फोकस था। इसलिए हर स्ट्रक्चर इतना विशाल और प्रिसाइज बनाया गया कि वो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की पोजीशंस को स्टनिंग प्रिसिजन के साथ मेजर कर सके। ये सिंपल लेकिन रिमार्केबल डिसीजन ने ऐसे लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स का एक कलेक्शन तैयार किया जो सेलेस्टियल मूवमेंट की मेजरमेंट के लिए आज भी बेहतरीन और बेजोड़ है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि महाराजा जयसिंह जी को एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का शौक था। उन्होंने खुद काफी डीपली रिसर्च किया, हर छोटी बड़ी चीज को समझा और फाइनली वो इंस्ट्रूमेंट्स बनवाए जो आज भी हमें हैरान करते हैं। क्या ये अमेजिंग नहीं लगता सोचने में कि उनका विजन और डिटर्मिनेशन कितना फ्यूचरिस्टिक था? और 1724 में इन अद्भुत स्ट्रक्चर्स के निर्माण की कॉस्ट क्या रही होगी? इन यंत्रों के निर्माण में उस समय की लागत लगभग 15-20 लाख रुपए आई थी, जो कि उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी राशि थी। यानी आज के हिसाब से 2.5 से 3 बिलियन यूएस डॉलर या इंडियन रुपीस में 2 से 2,500 करोड़। कैन यू बिलीव इट? ये एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट था और महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इसे हर डिटेल में परफेक्शन के साथ पूरा किया। महाराजा जयसिंह द्वितीय हमारे एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी से काफी इन्फ्लुएंस थे। कुछ लिबरल हिस्टोरियंस ने मेंशन किया है कि सवाई जयसिंह पर इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। इन हिस्टोरियंस ने स्पेसिफिकली जयसिंह पर इस्लामिक जिस टेबल्स के इन्फ्लुएंस का मेंशन किया है। मैंने थोड़ा रिसर्च किया और कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग चीज मिली। इस्लामिक जिस टेबल्स का ओरिजिन एक्चुअली इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट्स के अरबिक ट्रांसलेशन से आया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब शुरुआत हुई थी हमारे अपने इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर ब्रह्मगुप्त से। हाँ, वही ब्रह्मगुप्त जिन्होंने सबसे पहले ग्रेविटी को गुरुत्वाकर्षणम के रूप में डिस्क्राइब किया था, मतलब ग्रेविटी को एक अट्रैक्टिव फोर्स के रूप में समझाया था। उनके काम ने एस्ट्रोनॉमी को न सिर्फ भारत में बल्कि अरब देशों के जरिए यूरोप तक पहुंचा दिया। ब्रह्मगुप्त के 2 सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स खंडखाद्यक और ब्राह्मस्फुट सिद्धांत ने अरबों तक ये ज्ञान पहुंचाया और वहां से इट स्प्रेड टू मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। अमेजिंग ना? ये अरबिक ट्रांसलेशंस स्पेन और मेडिटेरेनियन सी के थ्रू यूरोप पहुंचे, जहां उनका लैटिन में ट्रांसलेशंस किया गया। इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान यानी 8th सेंचुरी और 14th सेंचुरी के दौरान काफी सारे भारतीय टेक्स्ट्स को अरबी में ट्रांसलेट किया गया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्यभट्ट के आर्यभट्टियम को 820 AD में अरबी में अल अर्ज़भार के नाम से ट्रांसलेट किया गया था। और आपको पता है आर्यभट्टियम के एक शब्द अर्ध ज्ञान से बना ये नाम अल अर्ज़भार, जो आगे जाकर एल्जीब्रा बना और इसी ज़िया शब्द से बाद में लैटिन में ट्रिग्नोमेट्री का साइन शब्द का ओरिजिन हुआ। खैर, ये कहानी आपको फिर कभी सुनाऊंगा। अब इसे देखिए। 4 अगस्त 2022 को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शरिया एंड लॉ में चर्चा की गई एक सब्जेक्ट का एक्सट्रैक्ट है ये। मेरे ख्याल से इससे बड़ा प्रूफ आपको नहीं चाहिए। पहले तो ये कहते हैं कि इस्लामिक एस्ट्रोनॉमिकल सिविलाइजेशन में भारतीय टेक्स्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है। आर्यभट्ट का अल अर्ज़भार, दूसरा है ब्रह्मगुप्त का टेक्स्ट जिसे जिज अल अरकन कहते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये एक्चुअल में ब्रह्मगुप्त के खांड खाद्यका का अरबिक ट्रांसलेशन है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, जिज अस सिंध हिंद, जो आज भी स्टडीज के लिए एक्सेसिबल है क्योंकि बाकी 2 टेक्स्ट अब मिलना मुश्किल है। जिज अस सिंध हिंद एक्चुअल में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का अरबिक वर्जन है जो उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। आपको पता है बगदाद के खलीफा अल मंसूर के दरबार में 754 AD और
775 एडी के दौरान एक इंटरेस्टिंग घटना हुई। सिंध से एक एम्बेसी आई जिसमें एक ज्योतिषी थे जिनका नाम कनक था। वो ब्रह्मगुप्त की एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी किताबें लेकर आए थे जिन्हें उन्होंने शायद याद कर रखा था। अब खलीफा के दरबार के एक एस्ट्रोनॉमर मोहम्मद अल फजारी ने इन टेक्स्ट्स को अरबी में ट्रांसलेट किया और इनका नाम रखा सिंध हिंद और अल अरकंद। इन किताबों के साथ सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ वो था डेसिमल नंबर सिस्टम का फैलाव। अल ख्वारिज्मी जो एक अरबिक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 800 एडी और 850 एडी के बीच अलजाम वल तफरीक बी हिसाल अल हिंद नाम से एक टेक्स्ट लिखा जिसका मतलब है इंडियन अरिथमेटिक में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। 13वीं सदी में इसे लैटिन में ट्रांसलेट किया गया और नाम रखा गया एल्गोरिथमी दे न्यूमेरो इंडोरम और यहीं से एल्गोरिदम शब्द आया। इतिहासकार जॉर्ज सार्टन ने ब्रह्मगुप्त को अपने समय के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक कहा। सोचिए, ब्रह्मगुप्त की एल्गोरिदम्स और डेसिमल सिस्टम का असर आज तक हमारी दुनिया पर कितना गहरा है। उन्होंने पहली बार 628 एडी में न्यूटन भाई के पैदा होने से 1000 साल पहले ग्रेविटी को समझाया और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को क्लियरली डिस्क्राइब किया अपने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में। पर हमें तो बस सिर पर सेब गिरने वाली सर आइजैक न्यूटन की कहानी ही सिखाई गई थी। यह ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के 23वें अध्याय का 5वां और 6ठा श्लोक है। सप्तदशा मतलब 17। टोटल 17 टाइप्स के टाइम कैलकुलेटिंग यंत्रों या इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसे हम काल यंत्र कहते हैं। धनुर्यंत्र, तुर्य गोलका यंत्र, चक्र यंत्र, यष्टि यंत्र, शंखु यंत्र, घटिका यंत्र, कपाली यंत्र, कर्तरी यंत्र, पीठय यंत्र, सलिलय यंत्र, ब्रह्मा या शाण यंत्र, अवलंबय सूत्र, कर्ण या छाया कर्ण, शंखु छाया, दिनार्धा यंत्र, अर्क यंत्र, अक्ष या प्लांश यंत्र। अब इन सब के बारे में अगर डिटेल में बात करने जाऊं तो शायद एक दिन निकल जाएगा। जितना हो सके थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। चक्र यानी फुल सर्कल होता है। धनु हाफ सर्कल या सेमी सर्कल होता है। धनुष या बो जैसा या मॉडर्न टर्म्स में प्रोट्रैक्टर जैसा। और तुर्य गोलक यंत्र क्वार्टर सर्कल होता है। तुर्य मतलब 1/4 यानी 1/4। इसी तुर्य गोलक यंत्र पर बेस्ड है जंतर मंतर का दिगंश यंत्र। दिगंश यंत्र डायरेक्शन और एल्टीट्यूड के क्लियर एंगुलर रीडिंग देता है और आकाश में तारों और ग्रहों की एग्जैक्ट पोजीशन दिखाता है, यानी जिससे आप तारों और ग्रहों की एग्जैक्ट डायरेक्शन और उनकी एल्टीट्यूड जान सकते हैं। यह चक्र यंत्र है जो एंगुलर डायरेक्शन मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यह सर्कुलर डिस्क मेनली 4 भाग में डिवाइड किया गया है और फिर इन 4 पार्ट्स में से ईच पार्ट को फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी टोटल 12 पार्ट्स हुए। अब ये हुआ 90 डिग्री। 90 को 3 से डिवाइड किया गया 30 डिग्री। इस 30 डिग्री पोर्शन को फिर 6 स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी हर एक भाग 5 डिग्री के हुए, है ना। अब इस स्टिक पर जब सनलाइट पड़ती है तो इसकी शैडो इन कैलिब्रेटेड मार्क्स पर गिरती है और हमें कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग मिलती है। इसका मतलब है 5 डिग्री तक की प्रिसिजन से हम इस यंत्र से सूर्य का एंगुलर मूवमेंट मेजर कर सकते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग। अब आप पूछेंगे ये चेन का पर्पस क्या है। कभी कभी इस यंत्र को ऊपर लटकाया भी जाता था इस चेन से। अब बात ऐसी है कि इनमें से कुछ यंत्र या इंस्ट्रूमेंट्स दिखने में एक जैसे होने के बावजूद कभी कभी इनका एप्लीकेशंस अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जैसलमेर फोर्ट का सन डायल और वेदर डायल है। दिखने में तो ये चक्र यंत्र की तरह है ना, पर इनका फंक्शन अलग है। सन डायल्स तो आपको पता ही होगा, पुराने लोग इसे टाइम देखने के लिए क्लॉक की तरह यूज करते थे। सबसे फेमस सन डायल है कोणार्क सूर्य मंदिर की। जैसलमेर फोर्ट का सन डायल थोड़ा अलग है। कैसे? वो ऐसे
उसका मेजरमेंट करने का तरीका थोड़ा अलग है। सन डायल्स सिर्फ 12 आवर्स के लिए काम करती हैं, वो भी सिर्फ दिन के समय में। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक इसका ड्यूटी टाइम होता है, क्योंकि यह सन डायल सूरज के शैडो से चलती है। अब इस सन डायल को एक घटी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। एक घट्टी का मतलब होता है 24 मिनट्स। जब 2.5 घट्टी हो जाती है तो 1 आवर यानी 1 घंटा कंप्लीट होता है। और जब 30 घटी हो जाती है तो वो होती है 12 आवर्स। तो इस यंत्र को 30 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट होता है 24 मिनट्स का। इसके बीच में एक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया जाता है जिसे नोमन कहते हैं। इसका एंगल उस जगह के लैटिट्यूड के इक्वल होता है। अब जैसलमेर का लैटिट्यूड अराउंड 27 डिग्री है, तो इस शैडो के हिसाब से यह यंत्र 24 मिनट्स की एक्यूरेसी के साथ काम करता है। जैसलमेर का यह सनडायल एक्चुअली कुछ समय तक एक्टिवली यूज किया गया, पर बाद में यह पैलेस के स्टोर में बंद पड़ा रहा। 1993 में इसे रीडिस्कवर किया गया और वापस रीइंस्टॉल किया गया। लेकिन रीइंस्टॉलेशन के वक्त एक छोटी सी एरर हो गई, जिस वजह से अब यह सनडायल अराउंड 4 डिग्रीज का एरर दिखाता है। ये धनुर्यंत्र पे बेस्ड सनडायल है, सेमी सर्कुलर। ऐसे कई सारे सनडायल्स दुनिया भर में आपको देखने को मिलेगा। और ये चक्र यंत्र पर बेस्ड नाड़ी वाले यंत्र है जो जंतर मंत्र पर लोकेटेड है। पर इस यंत्र की ब्यूटी ये है कि इसे पूरे साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? कंफ्यूज्ड? आपने इक्विनॉक्स के बारे में सुना होगा ना? ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, सिंपल फॉर्म में बताने की कोशिश करता हूं। ये तो सबको पता है कि हमारी धरती माता सूर्य के चारों ओर एक ओवल शेप्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, जिसे हम इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी का एक एंगुलर टिल्ट होता है 23.4 डिग्री का। ये टिल्ट या झुकाव ही है जो दुनिया के सभी हिस्सों में अलग अलग सीजन्स को बनाता है। इस टिल्ट के कारण कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य को फेस करती है तो कभी सदर्न हेमिस्फीयर। ईच हेमिस्फीयर लगभग 6 महीने सूर्य को फेस करती है, जिससे उस हेमिस्फीयर में गर्मी या समर सीजन होता है। ठीक उसी तरह जब ये हेमिस्फीयर्स सूर्य को फेस नहीं करती तो उस हेमिस्फीयर में ठंड या विंटर सीजन होता है। अब भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है ना? तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ टिल्टेड होता है तब गर्मी होती है, मतलब भारत को ज्यादा और डायरेक्ट सनलाइट मिलती है और दिन लंबे और गर्म होते हैं। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर झुकता है तब विंटर होती है, क्योंकि सनलाइट कम मिलती है, दिन छोटे और ठंडे होते हैं। अब अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में सूर्य का ये साउथ टू नॉर्थ की मूवमेंट है, इसीलिए इसे उत्तरायण कहते हैं। और ये सूर्य की साउथवर्ड मूवमेंट है, जिसे दक्षिणायन कहते हैं। जनवरी 14 या 15 के आसपास मकर संक्रांति के दिन से सूरज अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू करता है। जून 21 के बाद सूरज साउथवर्ड जर्नी पर चला जाता है। अब इसके बीच में 2 दिन ऐसे आते हैं जब सन अर्थ के इक्वेटर के ऊपर होता है। इसके कारण पृथ्वी के टिल्ट का इंपैक्ट 0 हो जाता है और दोनों हेमिस्फीयर्स पर इक्वल लाइट पहुंचती है। और इस वजह से ये 2 दिनों में डे एंड नाइट लगभग इक्वल होते हैं। ये 2 दिन कौन से हैं? एक है 19 या 20 मार्च के आसपास, जिसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, जब विंटर खत्म होती है और गर्मी शुरू होती है। और दूसरा है 22 या 23 सितंबर को, जिसे ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं, जब गर्मी खत्म होती है और विंटर की शुरुआत होती है। अब जब हम इक्विनॉक्सेस के बारे में और उत्तरायण दक्षिणायन के बारे में समझ गए हैं, तो वापस चलते हैं जंतर मंतर के नाड़ी वाले यंत्र पे। इस यंत्र के 2 पार्ट्स हैं, साउथ एंड नॉर्थ। ये दोनों तरफ सनडायल्स हैं और ये उसकी रियल इमेजेस हैं। ये नीचे की तरफ झुकी हुई दक्षिण मुखी यानी साउथ फेसिंग सनडायल की सरफेस है और ये उत्तर यानी नॉर्थ को फेस करती हुई सनडायल की सरफेस है ऊपर की तरफ। और ये टिल्ट का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पता है कितना है? कितना? 23.44 डिग्री है ना? माइंड ब्लोइंग। बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांस टूल्स के इन महान वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का टिल्ट का पता लगाया। कैसे? सिर्फ शैडो के मूवमेंट से। रियली अनबिलीवेबल।
आजकल हम बिना कैलकुलेटर के बेसिक अरिथमेटिक भी नहीं कर पाते, और ये लोग तो ऑब्जर्वेटरीज और पंचांग बनाते थे। माय गुडनेस। बट ये इंक्लिनेशंस ऐसे क्यों हैं? मेरा मतलब है, साउथ फेसिंग डायल नीचे और नॉर्थ फेसिंग डायल ऊपर क्यों है? दोनों ऊपर या दोनों नीचे क्यों नहीं? इसका जवाब तो मैंने एक्चुअली थोड़ी देर पहले ही इनडायरेक्टली दिया था। थोड़ा सोचिए। चलो बताता हूं। इस इमेज को दोबारा देखिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले उत्तरायण, दक्षिणायन और इक्विनॉक्सिस के बारे में बात की थी। अगर मैं रोज एक फिक्स टाइम, फॉर एग्जाम्पल सुबह 9 बजे, सूर्य का पोजीशन 1 साल तक नोट करूं, तो ये इमेज बनेगा। मतलब एक ही फिक्स्ड टाइम पे साल भर सूर्य का पोजीशन बदलता रहता है। आप नोटिस करेंगे कि दोनों इक्विनॉक्सिस के बीच, यानी 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, सूर्य हमेशा ऊपर होता है, यानी हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर। और 24 सितंबर से 20 मार्च तक सूर्य का पोजीशन नीचे होता है, क्योंकि तब अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य से दूर होता है। अब इस यंत्र को ऐसे लगा के देखते हैं। अब समझे, साउथ फेसिंग डायल नीचे और नॉर्थ फेसिंग डायल ऊपर क्यों है? तो 22 मार्च से 23 सितंबर तक नॉर्थ डायल चलती है, और 24 सितंबर से 20 मार्च तक साउथ डायल चलती है, पूरे 6 महीने। बट इक्विनॉक्स के दिन क्या होता है? इक्विनॉक्स के दिन दोनों डायल्स बंद हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य एग्जैक्टली हमारे सिर के ऊपर होता है। तो क्या उन दोनों दिनों में कोई मेजरमेंट नहीं होता? अरे होता है। सवाई जयसिंह जी ने इसका भी जुगाड़ कर दिया है। इन दोनों डायल्स के ऊपर एक छोटा सन डायल है, जो सिर्फ ये 2 दिन के लिए काम करता है। इस यंत्र से यह भी पता चलता है कि सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में। उफ, ऐसे जीनियस लोगों को कितना भी अप्रिशिएट करें कम है ना? लेकिन ये तो बस शुरुआत है। जंतर मंतर में ऐसे कितने सारे यंत्र हैं, जैसे यंत्रराज, जो राजा का फेवरेट था। यंत्रराज स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज के एग्जैक्ट पोजीशंस बताता है। ये पंचांग बनाने में काफी मददगार है। इसके पीछे एक जबरदस्त कहानी छुपी है। थोड़ा बैक इन टाइम चलते हैं, 13th और 14th सेंचुरी के बीच, जब यंत्रराज का कॉन्सेप्ट जन्मा। अब यहां पर एक खास नाम सामने आता है, आचार्य महेंद्र सूरी। ये सिर्फ एक जैन आचार्य ही नहीं, बल्कि एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर भी थे। और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज भी हमारे लिए एक बड़ी लेगेसी है। महेंद्र सूर्य ने 14th सेंचुरी सीई में यंत्रराज लिखा, जो कि संस्कृत में पहला ट्रीटीज था यंत्र पर। सोचो, उस जमाने में उन्होंने नोमन, इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट्स और इलिप्टिकल कोऑर्डिनेट्स जैसे कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके समझाया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, उन्होंने काफी सारी सिटीज के लैटिट्यूड्स भी कैलकुलेट किए, जो उनके डीप एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज को दिखाता है। और ये सब महेंद्र सूरी ने अपने गुरु महान जैन आचार्य हेमचंद्राचार्य के मार्गदर्शन में सीखा। फिर मुगलों ने भी इस इंस्ट्रूमेंट को अपना लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 18th सेंचुरी में सवाई जय सिंह ने इस स्टडी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। जय सिंह जी भले ही बड़े बड़े मेसनरी इंस्ट्रूमेंट्स को प्रेफर किया था एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए, लेकिन फिर भी इस यंत्र से काफी इन्फ्लुएंस्ड थे और यंत्रराज को काफी इज्जत दी। इनफैक्ट उन्होंने तो यंत्रराज पर एक मैनुअल भी लिखा संस्कृत में, जिसका नाम था यंत्रराज रचना। और उन्होंने जयपुर के 27 डिग्री लैटिट्यूड के लिए एक खास संस्कृत यंत्र बनाया, जो उनके जयपुर शहर का एक डिस्टिंक्ट कनेक्शन बन गया एस्ट्रोनॉमिकल हेरिटेज से। यंत्रराज को एक खास सप्तधातु से बनाया गया था, यानी 7 मेटल्स का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन था। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, टिन, लेड और जिंक। इस सप्तधातु के कारण यह यंत्र कोरोजन और क्लाइमेटिक चेंजेस के इंपैक्ट से बचा रहा। अब जरा गौर से देखिए, क्या आपको इस प्लेट पर बनी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लाइंस दिख रही हैं? ये प्लेट दरअसल हमारी धरती को रिप्रेजेंट करती है, और जहां ये सभी लाइंस मिलती हैं वो नॉर्थ पोल है। इंटरेस्टिंग ना? और ये जो छोटा सा होल है ना, ये जयपुर का एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है। लेकिन अब असली मजा सुनिए। अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखें तो आपको यहाँ कुछ स्टार्स के नाम भी दिख जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अश्विनी और रोहिणी। ये सब बड़े प्यार से यहाँ इंग्रेव किए गए हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप एक टेलीस्कोप को इस छोटे होल पे फिट करते हैं,
जो जयपुर का लोकेशन है। जैसे जैसे आप टेलीस्कोप को उन स्टार्स के नाम के अलोंग रोटेट करेंगे, आप उन स्टार्स को एक्चुअल स्काई में देख पाएंगे। ऑफ कोर्स, अगर आसमान साफ हो। है ना ये पूरा सिस्टम माइंड ब्लोइंग। एक ऐसा यंत्र जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था और आज भी हमें आसमान के रहस्यों से परिचित कराता है। और क्या बोलूं मैं? नो वर्ड्स। और हाँ, 12 राशियों के लिए यानी 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए भी डेडिकेटेड यंत्र है, राशि वाले यंत्र, जो 12 नोमन डायल का एक सेट है जो प्लैनेट, स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस के इक्लिप्टिक कोऑर्डिनेट्स को मेजर करता है। और सम्राट यंत्र एक विशाल सन डायल है जो सिर्फ 2 सेकंड तक की एक्यूरेसी के साथ काम करता है। और भी बहुत सारे यंत्र हैं। दिल्ली और उज्जैन में 13 यंत्र और जयपुर में 19 यंत्र हैं। कैन यू बिलीव इट? लघु सम्राट यंत्र, राम यंत्र, चक्र यंत्र, जय प्रकाश यंत्र, दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र। सोचिए, इन भव्य निर्माणों के पीछे एंशिएंट भारतीय ओशन ऑफ विजडम है। और अभी तक तो मैंने सिर्फ ब्राह्मस्फुट सिद्धांत और आर्यभट्टियम के बारे में ही बात की है। और भी कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट्स है जिसके बारे में मैंने अभी तक मेंशन नहीं किया। एनी गेस? सूर्य सिद्धांत और बृहत संहिता। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने थॉट्स और ओपिनियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद और फिर से जय श्री राम।